फर्स्ट लेक्चर है तो उसमें सिंपल हम पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर इज अ मशीन which process raw data input into a meaningful information and output for a later use। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। 302 वाले ना, जो जिनका 302 है वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है, यानी कि उसमें ना करंट की मदद से सारी की सारी कैलकुलेशंस की जाती है। जो आप गेट्स पढ़ रहे हैं या इस तरह का जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो असल में यही पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है। सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसके ना तीन बेसिक काम है। सबसे पहले इनपुट लेना। कुछ भी जो आपको सवाल है वो आप उसको इनपुट करके बताते हो, वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है। ठीक है। और उसका आउटपुट आपको शो करवाता है। ये तीन बेसिक काम है। और चौथा क्या है? स्टोर। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है यूजर से। ठीक है। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है जो आप करवाना चाहते हैं, यानी कि आप दो नंबर इनपुट करेंगे, 2 और 3, और उसके ऊपर आप प्लस का प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो इन दोनों को प्लस करेगा और आंसर अपने पास सोचेगा और उसको आपको आउटपुट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर, स्पीकर की मदद से। ठीक है। और उस 5 को फिर अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसको स्टोर भी करवा देगा। अब तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है पहले 8 लेक्चर में, उसमें सिर्फ इतना डाटा हमने पढ़ा है, यानी हम इनपुट ले सकते हैं, प्रोसेस करवाते हैं और आउटपुट लेते हैं। इसके दौरान अभी हमने स्टोर वाला सिस्टम नहीं पढ़ा कि हम अगर अपना डाटा लेते हैं किसी यूजर से तो उसको अपने सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में कैसे स्टोर करवा सकते हैं, और वो आपका आगे आएंगी। वो हमारे अलग अलग किस्म की हेडर फाइल होगी जो हम पढ़ेंगे और फिर आगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। 302 जो है वो कम्प्लीटली हार्डवेयर बेसिस है, यानी कि उसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर ना हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। और 201, 202, 101 इसमें ना हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के रिलेटेड ही सारा नॉलेज हासिल कर रहे हैं। ठीक है। हमारा 202 कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। हाँ, हार्ड अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दो कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है जिनको हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है। इवन हार्डवेयर रैम वगैरह, हार्ड डिस्क, सप्लाई, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में काउंट होती है। ठीक है। तो हार्डवेयर के अंदर असल आप क्या पढ़ते हैं? हार्डवेयर के अंदर आप इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और ये वर्किंग कैसे करते हैं, यानी कि मेरा जो कीबोर्ड है वर्किंग कैसे करता है, प्रोसेसर के अंदर मेरी प्रोसेस कैसे होते हैं, रैम कैसे स्टोर कर रही है और प्रोसेसर तक डाटा भेजती है, ये सारा आप हार्डवेयर में पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि काम कैसे करता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मैंने कई बार बताया कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर के बारे में इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देने का मेथड पढ़ते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस कैसे पहुंचाई जाए। ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह दी जा सकती हैं। ठीक है। और कंप्यूटर को समझाने का मेथड, ये सारा सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। ठीक है। जैसे कि अगर कंप्यूटर एक अनथिंकिंग मशीन है, यानी वो सोच नहीं सकती, तो उसको सोच तो नहीं सकती लेकिन वो अमल बहुत अच्छा कर सकती है, यानी कि वो एक बहुत अच्छा फॉलो करने वाली मशीन है आपकी बातों को। तो आप अगर उसको कोई भी काम कहते हो तो वो फॉलो आपके जो जो कमांड आप दोगे उनको कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझा सकते हैं। और वही हमारी होती है प्रोग्रामिंग, कि हम किस तरह से उसको समझाते हैं बात को। अब एक बात को समझाने के कई मेथड होते हैं, हम हैंडआउट्स को फॉलो करें तो वो एक मेथड है। आपके पास कई सारे मेथड्स आएंगे आगे, ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे कि कुछ काम ऐसे होंगे जो आप एक बंदा किसी और मेथड से करवा रहा है वही सॉफ्टवेयर, और दूसरा बंदा उसके अंदर कुछ और कमांड यूज करके वही काम करवा रहा है। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर मैंने सिंपल एक मिसाल दी थी कि एक बच्चे को अगर दुकान पर भेजना हो तो मदर क्या करती है, उसके माइंड में एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फीड करती है कि यहाँ से जाना, इधर जाना, उधर जाना। ठीक है। वहां से ये पैसे देगा, ये चीज़ ले लेना और इतने बकाया ले लेना। तो बच्चा सेम वैसे ही करता है और अपना काम मुकम्मल कर लेता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पर सोच नहीं सकता। ठीक है। तो उससे मदर इस तरह करवाती है। इसी तरह हम भी, कंप्यूटर भी सोच नहीं सकते तो इससे हम प्रोग्रामिंग की मदद से वो सारे काम करवाते हैं। ठीक है। तो जितनी भी कंप्यूटर वर्किंग करता है, ठीक है, उसमें ना दो काम होते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। अच्छा, आज मैं पेपर के बारे में भी आप लोगों को सारा बता दूंगा कि पेपर किस टाइप का आता है, CS201 का। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रिलेशन क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में वही रिलेशन है जैसे एक डायरेक्टर और एक एक्टर में होता है। ठीक है। एक्टर क्या करता है? परफॉर्म करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि क्या परफॉर्म करना है।
ठीक है, और डायरेक्टर को पता होता है कि क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर डायरेक्टर की तरह होता है, यानी इसको सारे काम डायरेक्ट करने आते हैं, यानी कि उसको डायरेक्शन देनी आती है कि ये कैसे कैसे होने हैं, बट वो खुद नहीं कर सकता। और जो हार्डवेयर है वो लाइक एन एक्टर है, यानी कि वो एक्ट कर सकता है उन तमाम की तमाम डायरेक्शंस के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर अमल कर सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे ऐसे करो, और हार्डवेयर उनके ऊपर अमल करता है, एक्ट करता है, और वो काम मुकम्मल होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर एक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, और हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर किसी को कमांड दे नहीं सकेगा, तो काम नहीं होगा। तो इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन है कि एक एक्टर एक डायरेक्टर की तरह काम करता है और एक एक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके हमारा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो हमने इसके अंदर ना बस प्रोग्रामिंग पढ़नी है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या फर्क है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एक सिंपल डेडिकेटेड वर्ड है प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम होता है ना आपका, उसको आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं मोबाइल्स के लिए, वॉचेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उनको आप प्रोग्राम कहते हैं। डेली लाइफ में हम जैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, यानी कि मैंने कहीं जाना है तो मैं पूरी एक मीटिंग होती है मेरी डेली की, एक कंपनी का सीईओ है तो उसका, तो वो भी प्रोग्राम में काउंट होता है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में इतना फर्क है कि प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर एक डेडिकेटेड वर्ड है फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, सो अब प्रोग्रामिंग के अंदर इन सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लिखने के मेथड्स पढ़ते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे समझा सकते हैं कोई भी चीज़ अपनी। और CS 201 पूरी की पूरी इसी के ऊपर रिले करती है, यानी कि ये आपकी प्रोग्रामिंग की बेसिस है। जो CS के स्टूडेंट हैं और ख़ास तौर पे आईटी और सॉफ्टवेयर के, उनके लिए CS 201 ऐसे है पड़ी जैसे कि घर के लिए उसकी बुनियाद होती है। तो आप जितना इसके ऊपर मजबूती से ग्रिप करेंगे, उतनी आपके आगे वाले जो पूरा कोर्स है, ये सेमेस्टर्स रहते हैं, ये जितनी आपने आगे सीखने उसके ऊपर बेसिस, जैसे कि आगे जाके BScs वालों के लास्ट ईयर में 411609 और ये 3 4 बुक्स आती हैं जो तकरीबन प्रोग्रामिंग के बारे में ही है। और उनकी बेस क्या है? CS 201 है, सारी की सारी बेस, यानी उसके अंदर भी आपने C++ और C लैंग्वेज यूज़ करनी है, बट एट एक्स एडवांस लेवल। और वो आपको तब आएगी जब आपको बेसिक लेवल आता है। ठीक है, अब जी कुछ हिस्सा मैं सेकंड का शुरू शुरू वाला पढ़ा देता हूँ, वो भी इसी के रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर की ना हमेशा आगे दो टाइप्स हैं आपकी। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्ट ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि उनके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता, यानी जीरो वर्किंग हो देता है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या कि चल ही ना सके बगैर उसके कंप्यूटर कोई वर्क, यानी कि हमने अगर उसको ऑन भी करना है ना, तो उसके लिए भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए, हर मतलब एक बेसिक वर्किंग के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों इसी में काउंट होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम OS कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों को मैं एक एक करके बयान कर देता हूँ, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेसिकली एक सही तरह ग्रिप कर ले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरत होता है, यानी कि उनके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम सही तौर पर रन नहीं कर सकता। सही तौर पर क्या, वो चले, विंडो नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो आप उसका कोई डिवाइस अटैच नहीं कर सकते। और कंप्यूटर को चलाने का मकसद ये होता है कि उससे बातचीत करना। और हमारे समय में हाथ पांव कंप्यूटर से बात करते हुए हमारे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन और प्रिंटर होते हैं। तो ये डिवाइसेज होती है, इनको कनेक्ट करना लाजमी होता है। उसके बाद कंप्यूटर के वर्क मैनेज करना, यानी कि उसकी मेमोरी एलोकेशंस को देखना, रैम की वर्किंग को चेक करते रहना, ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में अच्छी कंडीशन में रखना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? एक हमारे मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर हैं या कंप्यूटर के अंदर हम जो विंडोज इंस्टॉल की हुई है, तमाम के तमाम हमारे OS काउंट होते हैं। सबसे पॉपुलर तो विंडोज है। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, वो विंडोज़ है। और विंडोज़ 1990 1985 के बाद ही लॉन्च हुई। उससे पहले अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, जैसे डॉस यूज़ होता था विंडो की तरफ से, मैक OS यूज़ होता था, एप्पल वालों का मैक OS है। ठीक है, उसके अलावा लिनक्स और यूनेक्स है बड़ा। ठीक है, शुक्रिया।
लिनक्स एंड यूनिक्स है बड़े, ये दो सॉफ्टवेयर का जिसमें लिनक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो इन सब की एक अपनी अपनी मेथड है बड़ा कंप्यूटर को मैनेज करने का। ठीक है, विंडोज सबसे इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड है बड़ी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड है, तो हम ये सबसे ज़्यादा याद। और ये कंप्यूटर की जो, अब क्या होता है ओएस का काम क्या होता है, पहले वो समझ लें। ओएस का काम होता है कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को ना मैनेज करना, यानी कि उसके हार्ड डिस्क को मैनेज करना, उसके प्रोसेसर को मैनेज करना, कंप्यूटर प्रोसेसर से काम लेना कि ये काम करो ये ना करो, ये सारे काम किसके होते हैं, ओएस के काम होते हैं। तो ओएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे कंप्यूटर से किस किस्म के काम करवाना चाहता है। अब ये तीनों है ना, ओ मैक ओएस और विंडोज तकरीबन 90% सेम है, यानी कि इनका नॉर्मल टाइप की वर्क है। बट लिनक्स जो है ये आपको कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा देती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट है और चलाने में, बट ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा देती है आपको पीसी के ऊपर, क्योंकि ओएस का काम होता है पीसी से काम करवाना, आपके हार्डवेयर से। ठीक है, तो उसको मैनेज रखना और उससे काम करवाना, तो जो भी ओएस आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना आपको कंट्रोल देता है। बहुत से ऐसे काम हैं, यानी कि हैकिंग हो गया, अच्छा जी साइबर सिक्योरिटी के काम हो गए, या फिर आपके जो गूगल का हेड है, या इस तरह की जितनी भी जगह हैं उनके ऊपर विंडोज यूज नहीं होती, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के उनके अपने ही ओएस या तो स्पेशल बने हुए होते हैं, या फिर लिनक्स यूज होती है हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी की तरफ से। ठीक, क्योंकि ये आपको हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा देती है, आप हार्डवेयर से आप बहुत से ऐसे काम करवा सकते हैं जो कि आपके विंडोज करने की इजाज़त नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात होता है ना, आपकी यूएसबी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं और वो फॉर्मेट नहीं हो सकती आपकी विंडोज़ की तरफ से। तो उसके लिए अगर आप लिनक्स या यूनिक्स इस्तेमाल करेंगे तो इजीली उसके अंदर से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं ओएस। हमारा सबसे जो विंडोज़ है, विंडो का यूज़ होने की सबसे रियल वजह क्या है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बात याद रखनी, मैं आगे आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे यहाँ डिवाइस ड्राइवर जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, ड्राइवर किसको कहते हैं, चलाने वाले को। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर यानी कि डिवाइस को चलाने के लिए, अगर आपने माउस अटैच करना है कंप्यूटर के साथ, कीबोर्ड अटैच करना है, एलसीडी अटैच करनी है, तो कंप्यूटर ने उससे कम्युनिकेट करना होता है, यानी एलसीडी को उसने कुछ ना कुछ डाटा भेजना होता है, उससे कुछ ना कुछ रिसीव करना होता है। तो उनके दरमियान ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये करवाने के लिए एक प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि उस डिवाइस को कंप्यूटर से अटैच करवा के रन करवाता है। ठीक है, ताकि कंप्यूटर उससे वर्किंग अच्छी तरह से ले सके। हम जितनी भी डिवाइस के साथ अटैच करते हैं, इवन कुछ डिवाइस जो कंप्यूटर के ऊपर भी हैं, चाहे आपके प्रोसेसर है बड़े, रैम है बड़ी आपकी, लैपटॉप में वायरलेस होते हैं, स्पीकर होते हैं। ठीक है, और एलसीडीज हैं बाहर आ जाए, कीबोर्ड माउस प्रिंटर और जो भी चीज़ें आप बाहर से लगाते हैं, इन सब के ना ड्राइवर्स होते हैं, ताकि कंप्यूटर इनको चला सके, कंप्यूटर को पता होगा इसको कैसे चलाना है। ठीक है, ये हो गया डिवाइस ड्राइवर, जिसका जहाँ पर कोई क्वेश्चन हो वो पूछता जाएगा। अच्छा जी, समझ आ गई यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन करने के लिए तो ज़रूरी नहीं होते, मैंने पहले बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो रन करने के लिए दो मैंने आपको बता दी, यानी कि ओएस और डिवाइस ड्राइवर, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को मैनेज रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, डिस्क, और डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क है बड़ी, तो उसकी जो मेंटेनेंस और उसको कवर रखने के लिए, यानी उसकी ना अच्छी तरह से ना देखभाल करने के लिए, उसके डाटा को सेव रखने के लिए और उसके अच्छी तरह से काम लेने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूज होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क के ऊपर जब डाटा राइट करते हैं ना, तो रैम की वर्किंग तो अलग है, डाटा जो हार्ड डिस्क पे राइट होता है ना वो यूं राइट होता है, ये राइट हो रहा है। ठीक है, डाटा अब आपने कुछ इसमें से डिलीट कर दिया है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा और कुछ यहाँ से। अब जब आप ये वाला डाटा एक्सेस करना चाहेंगे ना, तो उसको ये सारी जगह पार करके जानी पड़ेंगी, सो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और वर्किंग के ऊपर इश्यू आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ वर्किंग कंप्यूटर की स्लो हो जाएगी। तो आपको क्या ज़रूरत होती है, इन स्पेसिस को, जो एम्प्टी स्पेसिस है इनको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, इन एम्प्टी स्पेसिस को ख़त्म कर देता है,
जो सारा डाटा होता है उसको वापस इकट्ठा कर देता है और एम्प्टी स्पेसेस को लास्ट में डाल देता है, जिससे आपका क्या होता है कि एक तो वो वेल मैनेज्ड हो जाती है, दूसरा उसको एक्सेस करना आसान होता है। इस तरह के काफी सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में जंक को क्लियर करने के लिए आपने किया होता है फोन बूस्टर वगैरह, इस टाइप के काफी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारे होते हैं ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क यूटिलिटीज हो गया, ठीक है। और इसी तरह से कई तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, यानी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ है जो आपकी वर्किंग में इशू ला रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर की मैनेजेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं, चाहे कोई यूजर को इनकी जरूरत है या नहीं है। अगर उसने कंप्यूटर से वर्किंग अच्छी तरह से लेनी है तो वो ये इनको इंस्टॉल करेगा, और अगर उसको पता है ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेगा। बट ये मैनेज करने की जरूरत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच आर स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेशल पर्पस पर्सन एक स्पेशल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी। जैसे कि मैंने अगर सॉन्ग सुनने हैं, अब आपने सॉन्ग नहीं सुनने किसी ने, मैंने सुनने हैं, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। वीएलसी, एमएक्स प्लेयर मोबाइल के लिए, वीएलसी कंप्यूटर के लिए, या जो भी आप लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, वो एक स्पेशल पर्पज और एक खास इंसान के लिए वो सॉफ्टवेयर है बड़ा, वो उसका कंप्यूटर की वर्किंग से कोई नहीं किया। अगर मैं वीएलसी नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, नहीं। अगर आपने वीडियो चलानी है या कुछ सुनना है तो उसके लिए जरूरी है। अगर एक बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ती सुनने की तो उसके लिए वो जरूरी नहीं, उससे कंप्यूटर की वर्किंग के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं जो कि हमारे स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। खैर आपकी बुक में ये डिटेल्ड में नहीं है तो मैं मोटा मोटा बता दूंगा। कस्टम नेक्स्ट वाले मीन्स टू से नाइन्थ लेक्चर जो है वो आज शाम से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या, सब भी एक जैसे ही है, बस ये है कि आप लोग भी ये सुन लें, क्योंकि सीएस के पेपर के लिहाज से मैं अब ख्याल में सारा बताता जाऊंगा किस टाइप का पेपर आएगा। बोरिंग नहीं है, आप इंटरेस्ट लें तो यही बेस है। बड़ी आपको असल में ना, आप समझते हैं कि प्रोग्रामिंग बेस होती है, जब तक आप एक शख्स को समझ ही नहीं सकते तब तक आप उसको क्या समझाएंगे। आप पहले कंप्यूटर को समझें वो है क्या, और फिर उसको समझाने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी। बोरिंग तो है थोड़ा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं, बट प्रोग्राम पहले समझ लें और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे आ जाते हैं जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, उनका दूसरा नेम भी हमें माइंड में नहीं है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज लाइक, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक स्पेशल पर्पज से अपने लिए कस्टमाइज करवाता है, यानी कि मेरी कोई कंपनी है या मेरा कोई स्कूल है बड़ा, और उसके लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। यानी कि एक स्पेशल पर्पज के लिए किसी एक खास कंपनी या एक शख्स के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया, किसी स्कूल के लिए बनाया गया, किसी शॉप के लिए बनाया गया, किसी मेडिकल स्टोर के लिए बनाया गया है, तो ये सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में होते हैं। शुक्रिया। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी, वो एक स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। अब इनके लिए ना दो तरह की चीजें जरूरत होती है, एक लेस एक्सपर्ट प्रोग्रामर, यानी कि कम एक्सपर्ट प्रोग्रामर भी इनको बना सकते हैं, और दूसरा सिंगल भी बना सकते हैं और टीम पूरी भी बना सकती है। जो आपके जितने भी किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, वो तमाम के तमाम कौन से होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपको दिए जाते हैं, आपसे सिंपल से काम लेने के लिए दिए जाते हैं, तो वो इसी में काउंट होते हैं। वो आप सिंगल भी क्या रहकर बना सकते हो, पूरी टीम भी बना सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए कि हमने इसके अंदर क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना, ठीक है। कोई शख्स, आपने एक शख्स के लिहाज से सोचना होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। जबकि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एक नीड के लिए बनाए जाते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर नीड के लिए बनाए जाते हैं किसी भी मुआशरे की। जैसे कि आज से कुछ साल पहले लेटरिंग का सिस्टम था, लेटर्स भेजे जाते थे ऑफिस वगैरह की तरफ से, मेल सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो उस टाइम पर एक कंपोजिंग सॉफ्टवेयर की अच्छी जरूरत थी, तो काफी सारे कंपोजिंग सॉफ्टवेयर बने। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एम एस वर्ड यानी एम एस ऑफिस मुतारफ करवाया, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे मुआशरे को जांचा क्या नीड है बड़ी, और उसके लिहाज से ये सॉफ्टवेयर जनरेट किया, ठीक है। तो जब हमारे मुआशरे में यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर किसी एक काम के लिए कोई नीड पैदा हो जाए, ठीक है,
तो उसके लिए जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए हमें एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की जरूरत होती है और पूरी टीम की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट प्रोग्रामर में क्या होता है कि आपको 100 बंदों की तरह, एक पूरे 1000 बंदा ना, तो हर एक की नीड अलग अलग है। कोई लेटर लिखना चाहता है, कोई अच्छी तरह से उसके ऊपर ना कोई अच्छी तरह से उसके ऊपर ना अपने डाटा को दिखाना चाहता है, कोई अच्छी तरह से कुछ करना चाहता है, ठीक है। सो हर एक की अलग अलग नीड है। जैसे हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं, कुछ लोग इसके ऊपर टेबल्स बनाते होंगे, कुछ लोग इसके ऊपर लेटर्स लिखते होंगे, कुछ लोग इसकी वजह से ना बुक्स लिखते होंगे। सो हर एक की अलग अलग नीड है। तो जो आपने ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तो आपको एक अलग लेवल की थिंकिंग की जरूरत होती है, जो कि एक शख्स नहीं सोच सकता। तो उसके लिए हमें पूरी टीम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो एक बंदे के लिए बनाए जाते हैं, ये पूरी सोसाइटी के लिए। इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, उनमें एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं होती। वो एक शख्स भी बना सकता है, इसके लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, ठीक है। सो यहाँ तक तो था हमारा एक कॉन्सेप्ट, जो कि आपके पहले 2 लेक्चर में जो मेन मेन ना बेसिक बेसिक बताया गया। यहाँ तक किससे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। किससे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अब हमारा CS201 का जो मेन मकसद है वो है प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग पहले से ले रहे हैं प्रोग्रामिंग के लेक्चर, अगर तो आपका CS201 प्रैक्टिकल है, तो आपको प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। या आप CSIT के स्टूडेंट है, तो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखना, काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाना, ये आपके जिम्मे होता है। जबकि जब कुछ मैथ वाले स्टूडेंट हैं, स्टैट वाले हैं, कुछ भी जिनका मतलब CS मेन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उनको बता दूं कि आपको CS अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। आपको प्रोग्राम भी आएंगे पेपर में, बट हमें ज्यादा क्या आएगी कि अगर हम कमांड के अंदर कोई गलती करते हैं, सेंटेक्स के अंदर कोई गलती करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो वो हमसे रीजन पूछेंगे कि अगर मैं ना ये गलती कर दूं तो मेरा क्या एरर आएगा, अगर मैं ये गलती कर दूं तो मेरा क्या एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह प्रोग्राम लिखना चाहूँ तो मुझे क्या क्या जरूरत होगी, यानी कि वो हमसे ना डिटेल पूछेगा। प्रोग्राम लिखने को नहीं कहेगा, लेकिन हमसे क्या पूछता रहेगा, साथ साथ रीजंस और उसके आउटपुट्स। कैमरा ऑफ कर लें जी। पैकेज सॉफ्टवेयर को ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। हाँ जी, एरर एंड आउटपुट क्वेश्चन, यानी कि आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा और उसके अंदर से आपने आउटपुट बताना होगा, या प्रोग्राम दे दिया जाएगा उसके अंदर से आपने एरर्स बताने होंगे, या आपको ना कोई कमांड दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये एरर आता है, सो इसकी रीजन क्या है, या हमारा आउटपुट ये आ रहा है, इसकी रीजन क्या है। जैसे कि फ्लोट के अंदर मैंने कई बार फ्लोट को डिटेल से समझाया था, इंटीजर को, कि इंटीजर के अंदर आप शॉर्ट और लॉन्ग यूज करते हैं। तो शॉर्ट के अंदर क्या आप 2 बाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब 2 बाइट से ज्यादा डाटा होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, हमारा डाटा सही तौर पर स्टोर नहीं होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। CS201 में प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही। प्रोग्राम्स भी आएंगे 2-3, लॉन्ग के अंदर आपको ज्यादा प्रोग्राम आते हैं, शॉर्ट्स के अंदर आपको ज्यादा रीजन और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं आती, ये छोटी मोटी कमांड्स लिखने को दे देंगे, बट शॉर्ट के अंदर नहीं आते। बट लॉन्ग के अंदर आपको प्रोग्रामिंग भी आती है और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्रोग्राम भी करना आपके लिए लाजमी है, और साथ साथ आपको ये रीजन और ये सबके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हमारा पेपर हो गया। अब हम आते हैं वापस प्रोग्रामिंग की तरफ। सो प्रोग्रामिंग इज लाइक, ये साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे कुछ आइडिया होता जाएगा तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा। बट अभी इसलिए ये बताया कि आप लोग हर चीज़ पर फोकस करें। कुछ लोग प्रोग्राम बनाने पर फोकस करते हैं तो रीजन और उनको छोड़ देते हैं, कुछ रीजन और उनको देखते हैं तो प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। आपको दोनों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। CS वाले तो भूल जाए ना रीजन और उनको, वो तो प्रोग्रामिंग को इस तरह पकड़े जैसे कि ना उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल है डिग्री की, यानी कि उनकी डिग्री इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और जो मैथ वगैरह स्टूडेंट है वो दोनों चीज़ों पर फोकस रखें, ताकि आपका मार्क्स अच्छे आ सके। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज द मेथड टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होते। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही। आप अपना सिग्नल चेक कर लें। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग इज द मेथड टू राइट द प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है? एक मेथड हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखने का तरीका समझते हैं।
ठीक है, ये प्रोग्रामिंग, ये नहीं कि प्रोग्राम लिखना, बट इसमें हम पूरा एक पैटर्न पढ़ेंगे कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, मुकम्मल प्रोग्रामिंग। ठीक है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग इज द मेथड टू राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्रामिंग हमें मेथड बताती है कि हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे रखना है, लिखना है। जबकि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम असल में वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम प्रोग्रामिंग की मदद से लिखते हैं। ठीक है। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करती है? कंप्यूटर को बताती है कोई काम कैसे करना है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम कंप्यूटर ने अगर करना है, जैसे कि कंप्यूटर ने आउटपुट देनी है हमें। ठीक है। जी मैंने पहले ही बताया कि प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आपकी डेली लाइफ में भी होते हैं। प्रोग्राम एक जनरल वर्ड है जो हम कंप्यूटर के लिए भी यूज़ करते हैं, और डेली लाइफ के प्रोग्राम, जैसे कि एक बंदा सीईओ है तो उसके बहुत से प्रोग्राम होते हैं डेली के। ठीक है, आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो वो आप प्रोग्राम में काउंट होता है। जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो डेडिकेटेड वर्ड है टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम बनते हैं उनको हम कोई वर्ड डेडिकेट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का है। क्योंकि ओवरऑल हर किसी भी चीज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको प्रोग्राम के मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद प्रोग्राम्स क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कैसे कोई काम करना है। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम्स आगे बनाए थे तो हम कंप्यूटर को बता रहे थे कि यूजर से ये इनपुट लो, फिर ये इनपुट लो, फिर ये इनपुट लो, और उसको प्लस करो और उसको स्क्रीन के ऊपर शो करो। बेसिक बात पता लग गई कि क्या होता है कि हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ये लेना है और उसके ऊपर ये करना है। अब कंप्यूटर उसके ऊपर वैसे ही अमल करता था। आपने देखा होगा अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ी होती तो वो स्पेस नहीं छोड़ता था, एंड लाइन नहीं लगाया तो एंड लाइन नहीं लगाता था, यानी नई लाइन पर नहीं जाता। तो ये कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर को आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे वैसे वर्किंग करेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी एक्यूरेट और कितनी रिलायबल इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी कि आप एक बच्चे को कहते हैं यार बाहर दुकान से जा, यार वहां से जाकर ये चीज ले आ, आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, बच्चा जाएगा चीज लेके आ जाएगा। अब उस उधर उस टाइप की काफी सारी चीजें हैं पड़ी। ठीक है, वो आप पापड़ कहते हैं, वो कई सारे पापड़ है, वो कोई गंदा सा पापड़ ले आता है। ठीक है, या आप उसको पैसे देते हैं, उसको बकाया लेने का नहीं कहते, वो बकाया भूल आता है। या आप उसको किसी और शॉप पर जाने को कहते हैं, वो किसी और शॉप पर चल जाता है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन में कमी है। बच्चा तो अपने काम कर रहा है, लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शन में कमी है, हम उसको सही तरह पर समझा नहीं पा रहे। सो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी उसको अच्छी तरह समझ आए, यानी उसको कोई कमी ना रहे। बेटा यहाँ से जाओ दुकान पे, उसको ये नाम देना और उससे ये पापड़ इतने ले लेना और उसको ये पैसे देकर इतने वापस ले लेना, और वो दुकान सड़क की उस साइड पर वो वाली दुकान है। अब मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या है? एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन है, वो इन इंस्ट्रक्शन पर एक्यूरेटली वर्क करेगा, उसके रिलायबल है, यानी उसको सोचने की जरूरत नहीं क्या ये लेके जाना था नहीं जाना था, इस तरह करना था नहीं करना था। वो सिंपल जाएगा, काम करेगा और वापस आ जाएगा, और मेरा काम भी एक्यूरेट मुकम्मल होगा। तो ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस को लिखने का मेथड। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन आपका ही मेथड से, मैथ और कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग और मैथ में सेम चीज़ एक ही है। इसमें मेथड्स बहुत से हैं, यानी कि आप एक प्रोग्राम बनाने के लिए 100 तरह की इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने आगे जाके पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है, डू पढ़ी है, डू वाइल पढ़ी है, वाइल स्टेटमेंट पढ़ी है, फॉर स्टेटमेंट पढ़ी है और स्विच स्टेटमेंट पढ़ी है। तकरीबन सबके काम एक जैसे थे। हमने वाइल में भी टेबल रखा और फॉर में भी टेबल लिखा। फर्क क्या था? यही वो फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को पिक करना होता है कौन सा मेथड बेस्ट है। हमने पढ़ा ना कि अगर आपको पता हो जी कितनी मैंने रिपीट करना तो फॉर यूज करें, अगर आपने एक बार भी चलवाना तो डू वाइल यूज करें, अगर आपको एक्यूरेटली अगर आपने किसी कंडीशन के ऊपर चलाना तो वाइल यूज करें। ठीक है, तो ये क्या था, हमारी रीजंस थे चीज़ों को यूज़ करने के। अगर हम हर एक चीज़ को अपनी मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अच्छा होगा, नहीं तो उसमें खामियां रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग इज नॉट द कोडिंग, मैंने कई बार कहा कि सिर्फ कोडिंग नहीं होती प्रोग्रामिंग। आप लोग जब प्रोग्राम लिखते हो उसमें एरर क्यों आते हैं? लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा कि सर अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सोचेंगे उसका पैटर्न कि वो किस तरह का हो, एंड लाइन कहाँ कहाँ आनी है, कहाँ पर स्पेसिस आनी है। वही बता, स्टेटमेंट से लेकर कैसे करें, स्टेटमेंट को समझे ना उसको। मैं कहता हूँ चाय बनाएं तो आपके माइंड में क्या आता है कि जाके पतीला रख के उसमें पत्ती डाल दूं? नहीं, एक पूरा प्रोसेस आता है कि जाऊंगा वहां से पत्ती उठाऊंगा, वहां से चीनी उठाऊंगा, दूध वहां पड़ा है उसको उठाऊंगा, देगची में डालूंगा। तो एक आप अलग अलग हिस्से बना रहे हैं कि पहले ये बर्तन इकट्ठे कर लूं। आप कभी देखे अपनी अम्मी को बनाते हुए चाय? वो क्या करती है, फौरन जाकर पतीला रख देती है और फिर आकर चीजें ढूंढती रहती है? नहीं, पहले तमाम सामान उठाएंगी अलग अलग से, वो रखेंगी वहां पर, चूल्हा जलाएंगी, फिर ऊपर एक स्टेप वाइज करते हैं काम। तो आप डायरेक्ट कोडिंग पर जाएंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। पहले सोचें बैठ के कि मुझे कितना स्टेटमेंट को पढ़े, उसको क्या क्या नीड है, पे अटेंशन ऑन डिटेल्स, यानी कि हर एक बात जो वो स्टेटमेंट में कह रहा है उसके ऊपर फोकस करें।
और उसको अलग अलग लिखते जाएंगे। अच्छा जी मुझे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं तो 6 इंटीजर ये हो गए, 3 तो मेरे स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे। फिर जी मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, परसेंटेज मार्क्स चाहिए, ठीक है, ग्रेड मैंने शो करवाना है। सो अलग अलग करके जब आप उसको देखेंगे फिर आप सोचें इनपुट्स हो गए जो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देने, ये हो गया, नीचे प्रोसेस हो गया जी, मार्क्स और परसेंटेज। नीचे मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करनी है, फॉर, डू वाइल, वो ये देखें। और फिर आप प्रोग्राम लिखना शुरू करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जब आपको पता होगी कि यहाँ पर मैंने इनपुट्स लेनी है, आप सिंपल इनपुट्स के लिख देंगे, कोई एरर नहीं आएगा, कोई आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर जी आपको पता है नीचे मैंने प्रोसेस ये लिखने हैं, वो लिख देंगे। फिर नीचे आपको पता है ये मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाने है। जो सेंटेक्स आप सबको अब अच्छी तरह समझ आ गया, मैंने देखे सबने एक्यूरेट सेंटेक्स यूज किए होते हैं। गलती कहाँ होती है हमें पता ही नहीं होता कब कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग इज नॉट अ कोडिंग। बात ये थी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंस है ना प्रोग्रामिंग की, ये आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज पैदा करती है, और दूसरी चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एनालिटिकल यही चीज है वो जो हमारे अंदर वीक है, एनालिटिकल एबिलिटीज, यानी कि हम एनालाइज नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, कि हमें प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है, प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट। तो एनालिटिकल एबिलिटीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग के लिए, सबसे बड़ी बात है। और जब अगर ये पैदा हो जाती है फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है कुछ भी करने में, चाहे वो कंप्यूटर की चाहे डेली लाइफ का कोई भी काम है। अगर आप एनालिटिकल एबिलिटीज अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, यानी चीज़ को समझने की काबिलियत। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उसको कितनी जल्दी पिक करते हैं, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे की है निशानी, ना कि ये कि वो प्रोग्रामिंग कर सकता है या नहीं। वो स्टेटमेंट को समझ भी सकता है कि नहीं, हमें स्टेटमेंट बता दी जाए डिटेल से, ये करो और हम प्रोग्राम लिखने बैठे, वो तो 5 क्लास का बच्चा भी लिख ले स्टेटमेंट पूछने के बाद। मसला हमें यही है कि एनालिटिकल एबिलिटीज हमारे अंदर नहीं है, और उनको पैदा करना कैसे है, स्टेटमेंट लिखकर फोकस करें उसके ऊपर, पहले सोचें बैठ के, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ ना पहुंचे, ठीक है। प्रोग्रामिंग आराम से आ जाएगी आपको। आपको पता है 8 लेक्चर के अंदर आपकी CS की बेस है मुकम्मल, आपके हैंडआउट्स में डिटेल से बताया गया है कि इससे आगे आप सिर्फ आप इनका यूज पढ़ेंगे, कि आप इन 8 लेक्चर में जो आपने पढ़ा उनको आगे प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। हम वही चीजें पढ़ेंगे, बस न्यू न्यू कमांड्स को और प्रोग्राम को लेंथी करने के मेथड पढ़ेंगे। तो 8 लेक्चर में आपने इतना कुछ सीखा, लेकिन क्या, एनालिटिकल एबिलिटीज ना होने की वजह से हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा, प्रॉब्लम हमें नहीं समझ आती, स्टेटमेंट नहीं समझ आती। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद 10-15 मिनट उसके बारे में सोचें, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं। आप देखेंगे हमें मसला क्या है, ठीक है जी। मैं डेली बेसिस ही देता हूँ लेक्चर, और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दें, प्रोग्राम पहले पूरा स्ट्रक्चर सोच लें, और फिर ये एनालिटिकल एबिलिटीज होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी से आप प्रॉब्लम को समझ जाएं पहले तो, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना उसके बारे में सोचें, ठीक है। यानी कि आप समझ तो गए कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे, एनालिटिकल एबिलिटी से, उसके बाद आप सॉल्विंग प्रोसेस पकड़ें और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करें। और उसके अंदर हमारे पास आगे हैं वो मैं बताता हूँ। बार बार ये चीज़ रिपीट करने का मकसद क्या है कि खास तौर पर मेरा मकसद CS 201 में उन लोगों से होता है जो CS और IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कि आप ये चीज़ें पैदा कर लें अपने अंदर। चलें आप जी डिग्री तो क्लियर कर जाएंगे, बट कल को कंपनी या कहीं पर आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट में डाल देंगी। और एक शख्स की फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अगर आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज ही नहीं होगी तो आपको कोई प्रोग्रामर क्यों मानेगा, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही नहीं पता होगा कि मैंने कैसे सॉल्व करना है। आप जाएं वो आपको स्टेटमेंट बताएं और आप प्रोग्रामिंग करने बैठ जाएं, वो कहेगा यार इसको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता, इसको ये एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं पता, इसको फ्लो चार्ट के बारे में नहीं पता, इसको इंटरफेस नहीं बनाना आता, और ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे बैठ गया। तो ये एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है, एक डिफेक्ट होता है किसी भी प्रोग्रामर के अंदर जो सीधा प्रोग्रामिंग की बात करता हो। आपने बहुत सी चीज़ें सोचनी होती है। एक इफेक्टिव प्रोग्राम, विंडोज से पहले बहुत से प्रोग्राम यूज हुए हैं, MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों मशहूर है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसके तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे कि बच्चा भी कोई चला ले, जबकि OS का मुश्किल है थोड़ा, और लिनक्स बहुत मुश्किल है, वो कम यूज हो रही है, ठीक है। हमें प्रोग्रामर के तौर पर और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है। कल को जी आपका प्रोग्राम फेल हो जाए, डेली नीड्स चेंज होती हैं, तो वो फेल हो जाए किसी का नीड के ऊपर तो आपको उसमें चेंजिंग करनी पड़े, तो आप फिर से पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे बैठ के, नहीं। आप डॉक्यूमेंटेशन करें, मैंने कौन सा हिस्सा क्यों लिखा है, अच्छा जी मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, कहाँ कहाँ ऐड की थी, तो उससे आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकेंगे डॉक्यूमेंटेशन की मदद से। ये सारे प्रोसेस लाजमी होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, एनालाइज करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मुकम्मल तौर पर फॉलो करना। अच्छा जी, हमें किस किस स्किल की जरूरत होती है, ये फर्स्ट लेक्चर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट 5 पॉइंट्स हैं। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के, और सेकंड मैंने हाफ पढ़ा दिया, हाफ ही रहता है वो।
सो हमारे स्किल्स क्या होते हैं? हमें 5 स्किल्स की जरूरत है, मैं एक एक लिखता भी जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्स के ऊपर अटेंशन पे करना। ये नहीं कि यार ये छोटी सी बात है इसको क्या फोकस में लाना, चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे सोल्यूशन है। यानी आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने पे अटेंशन करनी है कि यार इसको क्या क्या नीड है। एक बंदा आता है जी, वो कहता है जी मैंने रिजल्ट बनाने हैं 1000 बच्चे के, तो ना मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो। अब आप उसके फुल बात फोकस पे सुनो। 1000 बंदा है, इस बात को भी आपने फोकस से नहीं निकालना कि 1000 बंदा है। फिर जी कौन कौन सी क्लासेस है, उससे आप मुकम्मल तौर पर डिटेल मांगे और हर डिटेल पर अटेंशन पे करें। पहले तो प्रॉब्लम समझें, उसके बाद जब सॉल्विंग प्रोसेस पे जाते हैं तो फिर आप उस शख्स के मतलब सोचें। हर एक डिटेल के ऊपर फोकस करें सोल्यूशन के अंदर के, इसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, इसके यहाँ पर ये होना चाहिए, इसके यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम अट्रैक्टिव होगा, एरर फ्री होगा। ठीक है, यानी कि आपको बार बार उसके ऊपर ना ये नहीं सोचना पड़ेगा यार मैं कुछ चीज़ भूल तो नहीं गया। एक बार मुकम्मल तौर पर पहले तो स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो, सोल्यूशन सोचो, फिर उसका इंटरफेस सोचो बैठ के। ठीक है, उसको राइट करते हो साथ साथ अपनी हैंड रिटन में। और सब कुछ करने के बाद लास्ट में जाकर आपने क्या करना है जी, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, यानी कोडिंग स्टार्ट करनी है। चंद एक आधी आधी सदी गुजरी होगी, ये 70 60 70 साल गुजरे होंगे, हम चांद पर गए हैं। और आपको पता है कि चांद पर जाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो किस चीज़ पर लिखी गई थी? बुक्स कॉपीज के ऊपर। और उनका साइज इतना था कि 6 फीट, यानी अगर उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाए ना तो 6 फीट की दीवार बनती थी। 6 फीट की मदद से एक कॉलम बनता था पूरा। इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग बुक के ऊपर लिखी गई और फिर उसको कंप्यूटर के ऊपर लिखा गया। तो अगर हम कहें कि डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जीरो कर रहे हैं कोडिंग को। हम कोडिंग ही समझ रहे हैं प्रोग्रामिंग को, और उसके सारे प्रोसेसेस को जीरो करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं होगा और बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। सो अटेंशन के ऊपर डिटेल पे करना, अटेंशन डिटेल्स के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि छोटी छोटी बात को देखना। मेरा बटन, कोई बटन कहाँ पर होना चाहिए? ये बटन यहाँ होना चाहिए, क्रॉस का बटन इधर होना चाहिए, इसका रेड कलर होना चाहिए, इसका वाइट होना चाहिए जी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए स्क्रीन। ये होती है डिटेल्स, इनके ऊपर भी फोकस रखा जाए ताकि एक बंदा बैठा है उसको पता ही नहीं ये बटन सही है या गलत है। रेड कलर का आपने विंडोज 7 के ऊपर देखा, ये विंडोज के ऊपर क्रॉस का बटन बना होता है। क्रॉस साइन का मतलब भी पता लग गया, और रेड का मतलब ये है कि इसके खतरा है बड़ा, इसको बंद करने पर आपका डाटा लॉस हो सकता है। सो ये होता है पेइंग अटेंशन टू डिटेल जी। सर इधर ना दो हिस्से है मेरे पास, बैठने में रिकॉर्डिंग हुई है, उसके बाद ना हमारे पीछे मेन सर्वर पे ना मसला हो गया, तो उसके नहीं नहीं, बाद मैं वाला कर रहा हूँ लेक्चर। रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं, मेरे पास दो हिस्से की रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है। अच्छा। सो ठीक है, शुक्रिया हसीब। अच्छा जी, सो डिटेल्स के ऊपर फोकस करना, डिटेल के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया। कि कैसा होना चाहिए इंटरफेस? सबसे पहले तो प्रॉब्लम की डिटेल्स और फिर इंटरफेस और सोल्यूशन की डिटेल्स, दोनों के ऊपर आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। यानी कि एक फोकस पर्सन हो। एक फोकस पर्सन किसी भी फील्ड के अंदर ना जरूरी है, चाहे वो मैथ वाले तो इस बात को डिटेल से समझते हैं कि हमारा फोकस कितना होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर। यानी कि हम क्वेश्चन के अंदर अगर जरा सी माइनस की गलती करते हैं, हमारा अगर 10 पेज का सोल्यूशन है तो जीरो हो जाता है वो। ठीक है। सो इतना इशू है अटेंशन का, और हम अटेंशन को छोड़कर डायरेक्ट सोल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी लाइक एक बच्चा खेलने की कोशिश कर रहा है और तुक्के से कुछ ना कुछ उससे बन नहीं जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, पेइंग अटेंशन डिटेल, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ये सब आपने पढ़ने हैं बैठ के अच्छे तौर पर। दूसरा, थिंकिंग अबाउट द रीयूजेबिलिटी, यानी कि आपने किसी भी चीज़ को दोबारा दोबारा, थिंकिंग अबाउट रीयूजेबिलिटी। आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आपने ये बना तो दिया, लेकिन आपने उसका सोचा कि कल को अगर उसको प्रॉब्लम चेंज हो जाए थोड़ी सी, तो क्या है मेरा सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है या नहीं? यानी कि एक बंदा है वो लेटर लिखने के लिए ही हमने सबसे पहले ना एक प्रोग्राम बनाया, को आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। इस चीज को स्टेप अपने माइंड में रखकर ही कंप्यूटर को बातें समझानी है। ये नहीं करना कि चल यार इसको प्लस का तो पता ना, माइंड प्लस तो समझा दिया, और कहो यार माइनस का भी मतलब यही होता है, बस निकालना होता है। तो ये नहीं करना। ठीक है। आपने मुकम्मल तौर पर ये समझना कि इसको प्लस का मतलब पता तो माइनस का भी नहीं पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसको आपने बता दिया 6+4, इसका मतलब समझा दिया है। इसको 7+5 का, यानी कि ये 12 होता है, ये 6+3 9 होता है, ये सिंगल प्लस है, ये डबल प्लस है। जैसे कि हम हासिल वाली कहते हैं कि 6 7 5 12 एक हासिल कैरी। तो वो चीज़ें भी हमें समझानी, जैसे कि हम एक 2 साल के 3 साल का बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको हर चीज़ समझाते हैं, हमें कंप्यूटर को 6 साल बाद भी वैसे ही समझाना पड़ता है। क्यों? कंप्यूटर स्टूपिड है, और दुनिया की सबसे स्टूपिड तरीन अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो कंप्यूटर बनाया गया है।
और इसके फायदे क्या हैं? इसकी 3 चीजें बहुत खास हैं। फास्ट है, एक्यूरेट है, लॉयल है। फास्ट, एक्यूरेट, लॉयल, ठीक है। यानी कि ये बहुत तेज है काम करने में। आपने इसको एक बार बात समझा दी ना, फिर आप एक शर्ट बनाने में एक दर्जी को 15-20 मिनट लग सकते हैं कटाई करने के बाद। वहीं पर एक कंप्यूटर को अगर आप एक मशीन के ऊपर फिट कर देते हैं तो वो उस शर्ट को 3 से 4 मिनट में बना लेता है। ये इसकी फास्टनेस है। लेकिन आपने गलती से जेब का प्रोग्राम आगे लिखने के बजाय पीछे लिख दिया तो ये 1000 शर्ट बनाएगा, 1000 की जेब पीछे। ये इसकी स्टूपिडिटी है। आपको प्रोग्रामिंग में सही सही रखना पड़ेगा, वर्किंग में ये खुद ब खुद अच्छा होगा। एक्यूरेट का मतलब ये है कि मैंने इसको कह दीजिए यहाँ पर कील लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। अब गलती क्या हुई, नीचे पूरा एक ना इतना बड़ा ना मैंने नीचे वो लगाया हुआ है, इतना बड़ा पाँव लगाया हुआ है टेबल के नीचे। मैंने कहा यहाँ कील लगाना है, उसने देखा यहाँ पर कील लग ही नहीं सकता। तो क्या होगा, वो एरर दे देगा, वो चीज को बाहर निकालेगा। जबकि ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर नहीं लग सकता तो भाई यहाँ पर लगा ले, चीज को मजबूत करना होता है। ये उसकी स्टूपिडिटी है। लेकिन एक्यूरेट इतना है कि आप 1000 टेबल बनाने को कहेंगे और आपने कहा ना यहाँ कील लगना चाहिए, इससे 1 सेंटीमीटर क्या 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा। हमारी शर्ट्स जो फैक्ट्री से बनकर आती हैं उसमें देखा करें, हमारे बाजू पर जो डिजाइन होगा, हमारी जेब के ऊपर जैसा डिजाइन होगा, सेम उस तरह की जितनी भी शर्ट्स हैं वैसा डिजाइन होगा। 100 सूट बना एक तरह का किसी फैक्ट्री के अंदर, तो 100 के 100 सूट का हर एक फूल एक्यूरेट जगह पर होगा। ये उसकी एक्यूरेसी है। कंप्यूटर गिव्स अस 99.9% एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद है जी लॉयल। लॉयल इस तरह है कि जी आप इसको मरने के लिए कह देंगे ये मर जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी थिंक अबाउट द इंटरफेस। क्या आपने इंटरफेस के बारे में सोचना है? इंटरफेस क्या होता है? द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग ऑन कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई चीज चलाते हैं तो जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है वो इंटरफेस होता है। जैसे कि मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया तो वो मेरी इंटरफेस है। अच्छा जी, मैंने ओपन किया कंप्यूटर ही ऑन किया तो वो विंडो की इंटरफेस है। तो वो आपका इंटरफेस बहुत ईजी होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि अगला जो बंदा बैठा है वो डिटेल में सीएस को जानता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मैं ये ना समझू यार आगे बैठे हुए ना इंटरफेस को अच्छे सीएस के स्टूडेंट है, इनको इंटरफेस का पता होगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या आप लोगों को समझ आएगी? कुछ स्टूडेंट को तो पता है कि इंटरफेस क्या है, बट हर एक बंदा तो नहीं है ना जो इंटरफेस को जानता हो। सो हमें किसकी तरह सोचना होता है? उस बंदे की तरह जिसको नहीं पता। यानी कि हमने एक ऐसे बंदे की तरफ से सोचना होता है जो सिर्फ वीडियोस चलाना जानता है कंप्यूटर के ऊपर। तो हमने ऐसा इंटरफेस बनाना है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। यानी कि एक अनपढ़ बंदा है जिसको सीएस का बहुत कम नॉलेज है, वो भी उसका इंटरफेस आसानी से समझ सके। मेरी स्क्रीन होती है कंप्यूटर के ऊपर, इसका रेड बटन है। एक बंदे को क्रॉस का भी नहीं पता कि क्रॉस का क्या मतलब है, तो रेड बटन से उसको पता लगता है कि ये गलत चीज है, इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है। एक बंदे को नहीं पता जी ऑफ कहाँ से करना है, तो वो बटन बना होता है प्रॉपर। एक बंदे को नहीं पता जी माई कंप्यूटर कहाँ है, तो उसने कंप्यूटर की एक आइकन बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है, उनके इंटरफेस की स्ट्रॉन्ग्स हैं बड़ी। उन्होंने इंटरफेस को इतना स्ट्रांग बनाया कि एक अनपढ़ बंदा जो शायद स्कूल ही नहीं गया वो भी हमारी चीज़ों को यूज़ करता है। कीपैड मोबाइल क्यों फेल हो गए? उनके इंटरफेस अच्छा नहीं था। अब टच मोबाइल आए हैं, एक तो इनकी यूज़ ही बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरी चीज़ क्या है कि इनका इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव है और इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि बंदा, एक अनपढ़ बंदा भी पता है यार यहाँ क्लिक करूंगा ये खुलेगा, यहाँ क्लिक करूंगा ये खुलेगा। तो जब आपने प्रोग्राम बनाना है उसके इंटरफेस के बारे में सोचना है। एक कंपनी के लिए तो बना रहे हैं तो ऐसा बनाए, एक दुकान के लिए मैंने प्रोग्राम अगर बनाना है तो ऐसा हो कि अगर कल को उनका मैनेजर चेंज भी हो जाए तो अगले आने वाले को समझने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन लगे। ये ना हो कि 2-2 महीने वो समझता है ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो उसके इंटरफेस के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है पड़ा, और डिटेल में सोचे ताकि इजी बनाए। अगले को ये समझे कि वो प्रोग्रामर नहीं है या कंप्यूटर का नॉलेज रखने वाला नहीं है, एक और आम सा बंदा समझे उसको, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट लगे अगर लास्ट है पड़ा जी कमेंट द कोड लिबरली। कि कोड को कमेंट करते हैं। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट कंप्यूटर की वर्किंग के ऊपर यानी सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर इशू नहीं करता। कमेंट का मतलब होता है कि आप उसे बता देते हैं कि ये हिस्सा क्यों यूज हो रहा है। जैसे कि हमने बनाया था ना पूरे पूरे सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर हम लिख दें जी स्विच के ऊपर दिस स्विच इज यूज टू गिव द कमेंट्स ऑन ग्रेड। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये स्विच क्यों यूज हुआ होगा। कल को आज ही हमने जो प्रोग्राम बनाए थे आपको याद हो, तो हमने जब फर्स्ट डे पर कोई प्रोग्राम बनाया था, आज किसी को याद है, और अगर मैं वो सामने रख दूं तो कोई उसको अच्छी तौर पर समझ सकता है? नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगी, अगर आपने वहां पर दी होगी ना कमेंट्स, तो उसको इजी तौर पर समझ आ जाएगा आपको खुद ही कि यहाँ पर मैंने ये किया था, यहाँ पर मैंने ये किया था, और इसको मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ।
जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे फिर आपके लिए सबसे बड़ा इशू यही आएगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी ये प्रोग्राम मैंने बनाया था, ये क्यों बनाया था। जब हर रोज के 10-10 प्रोग्राम लिखने पड़ जाए या हर रोज का एक लेंथी प्रोग्राम लिखना पड़ जाए तो कल को आप खुद ही नहीं समझ सकेंगे ये प्रोग्राम मैंने लिखा क्यों था। तो उसके लिए उसको कमेंट कर देना साथ साथ, ये इसका क्यों था, ये इसका क्यों था, डिटेल में, ठीक है, ताकि आप कल को भूल लेना। और लास्ट, ये बात भी समझ आ गई। और लास्ट है बड़ी जी, कोडिंग इज नॉट प्रोग्रामिंग। भाग के कोड, शुरू में मैंने ये डिटेल में बात समझाई और दोबारा कह रहा हूँ कि भाग के कोडिंग की तरफ नहीं पहुंचना। कितनी चीजें मैंने आज बताई हैं, डिटेल करें, अटेंशन पर पे करें डिटेल, फिर उसका पूरा सोल्यूशन समझें, फिर उसकी रीयूजेबिलिटी के बारे में सोचकर कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड करें, फिर उसका इंटरफेस सोचें। अभी तो हम ब्लैक स्क्रीन वाले प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने बाद में जाके GUI भी बनाने हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसका आपने डिटेल में सोचना है जी। इंटरफेस तो इसका भी है कि हमने एंड लाइन कहाँ कहाँ लगानी है, हमने जी दो स्पेसिस कहाँ कहाँ देनी है, तो ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तकरीबन 1.5 लेक्चर एंड हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।